नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 10 में तुलसी राम की आत्मकथा मुर्दहिया के पात्रों को समझने का प्रयास करते हैं। मैं देखती हूँ कि हर परीक्षा में मुर्दहिया आत्मकथा से एक दो प्रश्न अवश्य आते हैं, इसीलिए मैं मुर्दहिया आत्मकथा के अधिक से अधिक पात्रों को यहाँ लिया है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे हम अध्ययन कर समझने का प्रयास करते हैं। आत्मकथा मुर्दहिया का पात्र परिचय। जूठन लेखक के दादा का नाम था। मुसड़िया लेखक की दादी का नाम था। तेरसी लेखक के पिता का नाम। इनका जन्म त्रयोदशी के दिन हुआ था, इस कारण इनका नाम तेरसी था। धीरजा लेखक की माता का नाम था। बाबा हरिहर दास लेखक का नाम तुलसी राम इन्होंने ही रखा था। ये बड़े उदार पुरुष थे। नग्गर लेखक के पिताजी के बीच वाले भाई, ये 3 नंबर के थे। ये क्रोधी और क्रूर थे। इनके 2 बेटे थे जो लेखक को कनवा कनवा कहकर बुलाते थे। सोमर लेखक के सबसे बड़े चाचा जो आज़ादी के पहले चौधरी चुने गए थे और जीवन पर्यंत चौधरी बने रहे। मुनेसर ये लेखक के पिताजी के दूसरे नंबर के भाई थे। मुन्नर ये लेखक के पिताजी के चौथे बड़े भाई थे। परिवार का मालिक, घर का हिसाब किताब रखने वाले, भूत पिचास में बहुत विश्वास, चमरिया माई के भक्त, पूजैया पूजा का नेतृत्व करने वाले जो आम पूजा से अलग था। इस पूजा का आयोजन साल में एक बार गर्मी के दिनों में किया जाता था। अमिका पांडे साहित्य यानी शुभ दिन या मुहूर्त देखने वाले। अध्यापक मुंशी राम सूरत लाल। इन्होंने प्रवेश फारम में लेखक की जन्मतिथि 1 जुलाई 1949 लिखा था। साल सही है, तारीख अनुमान से लिखा गया है। ये दलित बच्चों को चमरकीट कहकर अपना गुस्सा प्रकट करते थे। लेखक के कक्षा के सभी दलित सहपाठी चकुरी, रमज, बाबूराम, यदुनाथ, मुल्कू, रामकेर, दलसिंगार, जग्गन, रामनाथ, बिरजू, बाबूलाल, मेवा हैं। लेखक का सहपाठी छात्र संकठा सिंह। लेखक इसे क ख ग घ लिखना सिखाता है। संकटा गांव के पूर्व से 3 किलोमीटर दूर बारी गांव के बड़े क्षत्रिय जमींदार का बेटा था। संकटा पतली दूधिया को गाढ़ा बनाने के लिए कविता शैली में एक मंत्र सिखाया जिसे वे मेरे साथ गाते थे। मंत्र था, ताले के पानी पाताले जो, शेर भर दूधिया मोरे में आजो। प्राइमरी पाठशाला के केवल 5 अध्यापक थे। परशुराम सिंह हेडमास्टर थे। मुंशी राम सूरत लाल, वंशी पांडे, हरि सिंह और बलराम सिंह। हिंगुहारा हिंग बेचने वाला। यह धोती कुर्ता पहनता और सिर पर गांधी टोपी थोड़ा टेढ़ा करके लगाता था। तोंद बड़ी थी जिससे उस पर टोपी खूब जमती थी। वह देखने में पुराने कांग्रेसी नेता सीताराम केसरी की तरह लगता था। जोगी यह जाति का नोनिया था, गेरुआधारी नहीं था। लोग उसे राशन आदि पहुंचा देते थे। वह सफ़ेद धोती या लुंगी कमर में लपेटकर दोनों खूंटों को आर पार करके गर्दन में लपेट लेते थे। सिर पर लंबे बाल और लंबी लंबी दाढ़ी थी। वे हाथ में हमेशा पानी से भरी एक तुमड़ी रखते थे। तुमड़ी सूखी लौकी की जग नुमा होता है जिसे साधुओं का पात्र कहते हैं। हाथ में लोहे का चिमटा रखते थे। वे किस देवता के पुजारी थे किसी को भी नहीं पता था। घने सुनसान जंगल में अकेले रहते उन्हें लोग सिर्फ जोगी बाबा के रूप में जानते थे। उनका असली नाम रामजीर्थ था। जोगी बाबा भूत पूजक थे। हाजिर जवाब काव्य में कुशल कवि थे। बंकिया डोम यह अस्पताल वाले बरहलगंज बाजार में रहता था। इसके परिवार का पेशा था बांस के फट्टे चीरकर
टोकरी, चंगेली, डाल, मौनी, कुरुई, छिट्टा, दौरी आदि बनाकर बाजार में बेचना और सुअर पालन करना था। सिंघा नामक वाद्य बजाने में अद्वितीय था। सिंघा को संस्कृत में तुर्यनाद कहते हैं। चूड़ीहारा, चूड़ी बेचने वाला। कपड़हारा, कपड़े बेचने वाला। सुभगिया, जालंधर नामक बूढ़े दलित की सुंदर जवान बेटी थी। कुछ माह पहले ही उसका गौना हुआ था। उसके पति का नाम विश्राम था। वह कलकत्ता के सियालदह स्टेशन के आसपास घोड़े की तरह खींचने वाला ठेला रिक्शा खींचता था। बंगाल में ठेले को टाना रिक्शा कहते हैं। कलकत्ता के शाम बाजार नाम के मोहल्ले में किराए के एक बाड़ी में रहता था। बाड़ी को बंगाल में बासा कहते हैं। यमुना पांडे, ये ब्राह्मणों के मुखिया थे। मुरली सिंह, ये क्षत्रिय और अमठा गांव के मुखिया थे। मुन्नर चाचा से मिलने आते थे। इनका गांजा लेखक के गांव में बिकता था। इस कारण मुन्नर चाचा की उनसे काफ़ी दोस्ती थी। अमठा के एक वकील थे जो रोज़ आजमगढ़ से 18 किलोमीटर दूर साइकिल से कचहरी आते जाते थे। मिसिर बाबा, लेखक का सहपाठी, उम्र में काफ़ी बड़े, परसपुर गांव का रहने वाला था। ये लेखक को पानी पिलाते थे। मुंशी जी इसको कुएं से बाल्टी में पानी खींचकर पिलाने को कहते थे। इनके पिताजी का बचपन में ही देहांत हो चुका था। वे एक बहन और 4 भाई थे। उनके चाचा सिंगापुर में नौकरी करते थे। वे सिंगापुरी चारखाने की जांघिया तथा अदबहियाँ पहनकर स्कूल आते थे। मिसिर अक्सर मृत्यु भोज के लिए जाया करते थे। रामलीला में मिसिर बाबा को सीता जी की भूमिका के लिए चुन लिया गया था। सिरगोदवा बाबा, यह स्कूल में सरकार के द्वारा भेजे गए चेचक का टीका लगाने वाला कंपाउंडर थे। गांव के लोग टीका लगाने वालों को सिरगोदवा बाबा कहते हैं। सोफी नट, इसके 3 बड़े बेटे, एक बहू और 2 जवान होती हुई बेटियां हैं। पत्नी भी है। सोफी नट शादी विवाह में ढोल बजाकर और आल्हा गाकर भीख मांगते थे। बकरा काटकर गांव में मांस भी बेचते थे। सोफी की बहू और दोनों बेटियां बहुत सुंदर थी। ओझा, यह लेखक का रिश्तेदार है। इसका नाम दौलत तथा किशोर था। ओझा का छोटा भाई सोखा है। सोखा का अन्य नाम किशोर है। नगर चाचा के दोनों बेटों की शादी इसी ओझा के 2 सगी बहनों के साथ हुई है। ये दोनों ओझैती से बहुत पैसा कमाते हैं। सोखा का अर्थ है जादूगर। ये दोनों ओझा सोखा ओझैती के बाद चुड़ैल या भूत को बैठाने के लिए बनारस स्थित 50 मोचन नामक पोखरे पर जाते थे। चुल्ली नाम का दलित, ये 2 बेटों के साथ निरंजन पांडे की हरवाही करते थे। चुल्ली की पत्नी का नाम सोमरिया था। सप्ताह के दिन के नाम वाली औरतें सोमरिया ये चुगलखोरी में प्रसिद्ध थी। मंगरी, बुधिया, बेफैया, सुखिया, सनीचरी, अतवरिया। ननकू पांडे, उम्र 40 वर्ष, बड़ी भारी तोंद और कुंवारे थे। ढोलक बजाते थे। ढोलक बजाने के कारण लोग इन्हें मृदंगी कहते थे। पागल बाबा, पड़ोस के इटवा गांव का एक व्यक्ति जिसे लोग पगल यानी पागल नाम से जानते हैं। पगल बाबा की एक विचित्र आदत थी। वे ठूठे बरगद पर चढ़ और गिद्धों की अनुपस्थिति में उसके खोते से सटकर बैठ जाते थे। वे हमेशा गिद्ध के अंडों को सहलाते रहते और 1-2 अंडा नीचे उतार लेते थे। वे अंडों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वे एक अद्भुत गिद्ध प्रेमी थे। जोखू पांडे के घर की एक रमौती नामक दलित महिला, रमौती मुर्दैया में घास छिल रही थी। वह डांगर के लालच में खुरपा लेकर गिद्धों से भिड़ गई और मरे हुए बैल का कलेजा काटकर गिद्धों के खूंखार चोचों से बचाते हुए घास से भरी टोकरी में छिपाकर घर ले आई। परशुराम सिंह, 5वीं कक्षा के हेडमास्टर। किसुनी भौजी, इसका पति कतरास के कोयलरी में कोयला काटता है। पति का नाम मुन्नीलाल है। इसके 2 बच्चे हैं। इसकी उम्र 22 वर्ष है। यह लेखक से चिट्ठी लिखवाती थी। इसके ससुर का नाम जैदी था।
जैदी चाचा अपने बेटे से अलग रहते हैं। विश्व युद्ध के दौरान वे बंसु पांडे के खानदान की हरवाही करते थे। विश्व युद्ध के दौरान एक दिन वे हल जोत रहे थे, वहीं से वे गायब हो गए। गांव वाले कहते हैं कि अंग्रेज ढेर सारे मजदूरों को अपहरण कर लड़ाई के लिए विलायत ले गए थे। वे थे तो अनपढ़, लेकिन बातें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रोफेसर जैसे करते थे। जैदी चाचा को अंग्रेज विश्व युद्ध के दौरान एक अस्थायी टहलुआ में बगदाद ले गए थे। जैदी चाचा का मूल नाम लुरखुर था। बगदाद पहुंचने पर किसी अंग्रेज अफसर ने उन्हें शिया मुसलमानों के लोकप्रिय उपनाम जैदी के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। बंसू ने बकरी चोरी के अपराध में सबक सिखाने के लिए चिरैया कोट थाने के एक ब्राह्मण सिपाही जिससे उनकी दोस्ती थी, उसे बुलाकर जैदी को बहुत पिटवाया और डोरी से बांधकर थाने ले जाने की तैयारी करने लगा। जैदी चाचा 5 रुपया घूस देकर पुलिस से छुटकारा पाए। जैदी चाचा गुरमुख थे। वे शिव नारायण पंथ को मानने वाले थे। भुक्खड़ क्रांतिकारी, बगदाद रिटर्न जैदी चाचा। बलमू भैया यह अनाथ दलित युवक है। बचपन में भागकर कलकत्ता चला गया। कलकत्ता जाकर वह अपने नाम के आगे रविदास जोड़ दिया था। वह कलकत्ता के बलिया घट्टा इलाके में बनानी दास नामक एक बंगाली दलित की बाड़ी में रहता था। राम शरण मामा ये लेखक के मामा थे। ये तरवा थाने से बहोरीपुर की तरफ सड़क बनाने का काम करते थे। मुदाफिर लाला ये 6ठी कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाने वाले मास्टर थे। इन्हें सभी लोग सिर्फ मुंशी जी के नाम से जानते थे। वे उसी जिगरमंडी गांव के रहने वाले थे जहां के बाबू परशुराम सिंह थे। वे मेहनती और अनुशासन वाले व्यक्ति थे। मेरी याददाश्त के कारण मुंशी जी मेरे सबसे बड़े प्रशंसक बन गए। बदलू और बलराम ये लेखक के बस्ती के हरवाहे थे। ये शाम के समय काम से वापस आने के बाद सीधे लेखक के पास आते थे और लेखक को अंग्रेजी बोलने के लिए कहते थे। गोकुल भैया इनका ससुराल बबुरा से करीब 1.5 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में स्थित दलित बस्ती में है। ललती नटनिया इसके पिता का नाम सेफी नट था। यह नट परिवार इस्लाम धर्म को मानता था, किंतु कभी नमाज आदि नहीं पढ़ते थे। उनका रहन सहन हिंदुओं जैसा था। ललती को गांव के सभी निवासी नटिनिया के नाम से पुकारते थे। लेखक से अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहती थी। नटिनिया सुंदर और कुशल नर्तकी थी। दुनिया की वह पहली नर्तकी थी जो मेरे जैसे नौसीखिए लठबादकों की लकड़ ध्वनि पर शमशान में भी नाचने लगती थी। लेखक उसके हाथ में दुधिया पकड़वा कर लिखवाता, किंतु जब वह स्वयं लिखती तो उसका हाथ कांपने लगता था। नटिनिया लेखक की विकट शिष्या थी। तमाम कोशिशों के बावजूद भी लेखक उसे लिखना नहीं सिखा सके। उसने मुझसे पहला अंग्रेजी अनुवाद पूछा। पिपरा पे गिधवा बैठल हुए। लेखक ने उसे बताया, बर्ड्स आर सिटिंग ऑन पीपल ट्री। यह वाक्य उसे इतना भाया कि उसने इसे तुरंत रट लिया। उस समय लेखक 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। लटकी यह भैंस का नाम है जिसके पीठ पर चढ़कर लेखक मुर्दहिया जाया करता था। लटकी मानव की तरह लेखक से अधिक घुली मिली हुई थी। प्रभु चौबे ये लेखक के पास के गांव टड़वा के थे। ये यज्ञ करवाने के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने लेखक के घर वालों को सुझाव दिया था कि चौधरी की जान बचानी है तो शंकर भगवान की मूर्ति पर 1101 कमल का फूल चढ़ाकर लगातार 9 दिन तक गायत्री जाप कराया जाए और साथ ही 9वें दिन 501 ब्राह्मणों को भोज कराया जाए। उनकी यह बात मान ली गई। सरजू ये लेखक के नाना जी थे। स्वामी करपात्री जी के बारे में अध्यापक लोग कहते थे कि इनके दोनों करों में जितना भोजन अटता है उतना ही वे भोजन खाते हैं, इसीलिए उन्हें करपात्री कहा जाता है।
ये देश में रामराज्य लाने के लिए काम कर रहे थे। इनकी पार्टी रामराज्य परिषद चुनाव मैदान में थी। स्वामी करपात्री जी 1957 में मार्क्सवाद और रामराज्य नाम की एक भारी भरकम पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने सती प्रथा तथा बाल विवाह जैसी अनेक कुरीतियों का समर्थन किया था। स्वामी करपात्री जी ने काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में दलितों के प्रवेश का जबरदस्त विरोध किया था, जिसके चलते वे जेल भी गए थे। इससे पहले स्वामी जी ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 1951 ईस्वी में प्रस्तुत हिंदू कोड बिल का विरोध करते हुए कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को नहीं समझते क्योंकि उन्हें संस्कृत नहीं आती है। टुंटवा दलित बस्ती में विवाह समारोह के अवसर पर टुंटवा का नाम इसी के द्वारा किया गया था। इसकी बेटी हमारे गांव में ब्याही थी। जन्म से ही इनके एक हाथ टूटे थे। इस हाथ में पंजा नहीं था और इनकी पूरी बाँह पतली थी, इसीलिए उन्हें टुंटवा के नाम से जाना जाता था। वे अत्यंत हाजिर जवाब स्वांग थे। उन्होंने एक नाच मंडली खोली थी जो टुंटवा के नाम के रूप में प्रसिद्ध था। टुंटवा एक अनपढ़ खेत मजदूर थे, किंतु उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यंग्य शैली हरिशंकर प्रसाई जैसी थी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे पूर्व नियोजित ढंग से कोई गीत या डायलॉग तैयार नहीं करते थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे। तालपुट नाटककार ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे। इनकी एक बृहद नाटक मंडली थी, जिसे लेकर वह गांव-गांव में घूम घूम कर नाटक दिखाते थे। एक दिन वह अपनी नाटक मंडली के साथ श्रावस्ती पहुंचा और उसने बुद्ध का उपदेश सुना। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु बन गया। दलित लोक गायक सुखई गायकी के महान अभिनेता थे। सुखई की बहन हमारे गांव में रामवली नाम के खेत मजदूर के साथ ब्याही थी। वे रानी सारंगा, छप्पन छुड़ी, लौरिक आदि जैसे पात्रों के कहानियों को गा गा कर सुनाता था। गायन के समय वे वार्तालाप शैली का भी प्रयोग करता था। किस्सा गायकी में वह अकेले था। इस कला के लिए वे किसी तरह का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते थे। वे खड़े होकर अपने कानों में उंगली डालकर तेज स्वर में गाकर किस्सा सुनाते थे। बंसु पांडे दलित कभी भी बगुला मारकर नहीं खाते थे। पिछले अकाल की भूखमरी में भी किसी दलित ने बगुला को कभी नहीं मारा, किंतु बंसु पांडे बगुला मारकर खा जाते थे। श्री धर्मदेव मिश्र ये 8वीं स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र आजमगढ़ में वीर रस के प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे के गांव डुमराव के रहने वाले थे। ये रोज स्कूल में सभा करते थे और बताते थे कि युद्ध के लिए हथियार के बदले अमेरिका सोना मांग रहा है। वे सुरक्षा कोष में सोना इकट्ठा या एकत्रित करने के लिए प्रेरित करते थे। धर्मदेव मिश्र बताते थे कि चीनी लोग छिपकली, गिरगिट, सांप आदि सब कुछ खाते हैं। रणबीर सिंह ये भुजही गांव के थे। पूरी गांव में एक यही व्यक्ति थे जो साइकिल से आते जाते थे। सूर्यभान सिंह ये अंग्रेजी के अध्यापक थे। ये अत्यंत गंभीर तथा विनम्र स्वभाव के अध्यापक थे। अंग्रेजी पढ़ाते समय वे एक एक शब्द का हिंदी अर्थ बताते तथा बाद में पूरे वाक्य का अनुवाद बताते थे। लाल बहादुर सिंह ये ओझा सोखा तांत्रिक रिश्तेदारों के गांव के मंगरपुर के एक बड़े जमींदार के बेटे थे। ये लेखक के दोस्त और हाई स्कूल के छात्र थे। इनके घर में घोड़ा पाला जाता था जो उनका इक्का खींचता था। कम उम्र में ही वे भयंकर शराबी बन गए थे। मेरी इच्छा के विरुद्ध लाल बहादुर सिंह मुझे शराब पिलाए थे। जब मैं 9वीं कक्षा ख़त्म होने के बाद गर्मी की छुट्टियों में घर आया था। अंबिका सिंह ये लेखक के 10वीं कक्षा के सहपाठी थे। उनकी मूल शिकायत यह थी कि कक्षा में अध्यापकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब मैं ही सबसे पहले क्यों दे देता हूँ। सुग्रीव सिंह ये 10वीं कक्षा के हिंदी के अध्यापक थे। हाल ही में गोरखपुर विश्वविद्यालय से BA पास कर के अध्यापक बने थे। वे मुझे खूब प्रोत्साहित करते थे। वे मेरे संरक्षक बन गए थे। चिंतामणि सिंह लेखक के 10वीं कक्षा का सहपाठी। ये प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक परशुराम सिंह के भतीजा थे। ये जिगरसेड़ी गांव के 22 जोड़ी बैलों वाला जमींदार थे। वे पढ़ाई में कमज़ोर और मिर्गी रोग से पीड़ित थे। कभी कभी वे कक्षा में ही बेहोश होकर गिर जाते थे।
चिंतामणि के पिता लक्ष्मी नारायण सिंह एक नामी वैद्य थे जो स्वयं उनका उपचार करते थे। चिंतामणि सिंह मेरे घर की परिस्थिति से परिचित थे। वे मुझे कहते थे कक्षा में जो कुछ पढ़ाया जाए मैं उन्हें खाली समय में संक्षेप में समझा दिया करूं। छुट्टियों के दिन वे अपने घोड़े पर चढ़कर मेरे घर आ जाते थे। महेंद्र सिंह यह भी लेखक के 10वीं कक्षा का सहपाठी था। मेरे गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित चक्रपानपुर में के रहने वाले थे। इनके घर में हाथी पाला जाता था। वे भी कभी कभी अपने महावत के साथ हाथी पर चढ़कर मुरदहिया के जंगल में स्थित पीपल तथा बरगद की डालियां काट कर ले जाने के लिए हमारे गांव आते थे। कुबेर राम 8 जून 1964 को पड़ोस के गांव मठिया के प्राइमरी के अध्यापक थे। चिंतामणि सिंह और हीरालाल लेखक को सबसे अधिक दुख हुआ कि ये दोनों फेल हो गए। नेता तेज बहादुर सिंह यह आजमगढ़ का प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता था। 2 जुलाई 1964 को शाम के समय मामा मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट अटेस्टेड कराने के लिए इनके पास ले गए थे। ये विधानसभा के सदस्य थे। उनका मकान शंकर जी की मूर्ति वाले तिराहे के ठीक सामने वंश गोपाल लाल की दुकान का ऊपरी हिस्सा था। मार्कशीट अटेस्टेड करने के बाद उन्होंने मुझे मिलते रहने के लिए कहा। ये पहले नेता थे जिनसे मेरी व्यक्तिगत रूप में मुलाकात हुई थी। इनकी वजह से मुझ पर मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा। सनवारी राम आजमगढ़ का पहला गुरु मित्र। ये डीएवी कॉलेज में 12वीं कक्षा में साइंस के छात्र थे। सनवारी राम बड़े ओजस्वी वक्ता थे। वे अंबेडकर हॉस्टल के ठीक सामने वाला मकान में रहते थे। इस मकान में आजमगढ़ डाक तार विभाग के मैनेजर रामनाथ किराए पर रहते थे। सनवारी राम तार बाबू के बेटे विजय तथा भतीजा प्रहलाद को ट्यूशन पढ़ाते थे, जिसके बदले वे उनके साथ उसी मकान में रहते थे। सनवारी राम ने ही पहली बार डॉक्टर अंबेडकर की प्रसिद्ध उक्ति जाति विहीन समाज के बिना स्वराज प्राप्ति का कोई महत्व नहीं है से मुझे अवगत कराया था। सनवारी राम बहुत मेधावी छात्र थे। गणित में उन्हें महारत हासिल था, किंतु 12वीं कक्षा में 7 बार फेल होकर 8वीं बार किसी तरह पास हुए और बाद में रेलवे विभाग में स्टेशन मास्टर बन गए। सनवारी राम से ही मुझे पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए तथा उन्होंने ही गांधी जी से लड़कर दलितों के लिए आरक्षण हासिल किया था। डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध बन गए थे, यह बात मुझे सबसे अधिक प्रिय लगी थी। रामनाथ आजमगढ़ डाक तार विभाग का मैनेजर, ये तार बाबू के नाम से जाने जाते थे। तार बाबू की पत्नी प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका थी। दोनों सामाजिक व्यक्ति थे। तार बाबू के बेटे का नाम विजय और भतीजे का नाम प्रहलाद था। सहदेव तथा तेज बहादुर राम 2 अन्य छात्र अम्बेडकरवादी थे। ये दोनों बाद में इंजीनियर बन गए। दुक्कू तेली ये अंबेडकर हॉस्टल के सामने तार बाबू के नाम से मशहूर दुकान के मालिक थे। वे चीन के हंसते हुए बुद्ध की तरह दिखाई देते थे। अहमदी बीबी एक सरकारी सफाई कर्मचारी थी। ये अंबेडकर हॉस्टल तथा उनके सामने वाली सड़क पर झाड़ू लगाया करती थी। युवा अवस्था में ही अहमदी बीबी के पति का निधन हो गया था। वह बहुत खूबसूरत थी। सभी के साथ वह बहुत शराफत से पेश आती थी। देवनारायण ये लेखक के चचेरी मौसी का बेटा था। यह रानीपुर इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। विलियम थ्यूपल्स ये मिशन कॉलेज के प्रिंसिपल थे। विजय पांडे ये हाई स्कूल फेल थे, टाइपिंग सीखते थे। ये आजमगढ़ कचहरी में टाइप करने का काम करते थे। तपसी राम ये BHU में पढ़ते थे। तपसी राम के पिता कलकत्ता के एक जूट मिल में काम करते थे। वे औसतन संपन्न व्यक्ति थे। ये लालगंज तहसील के पास वाले गांव में रहते थे। छेदीलाल ये DAV कॉलेज के चपरासी थे। अरुण कुमार ये तेज बहादुर सिंह के नाती कम्युनिस्ट के नेता और लेखक के गहरे दोस्त थे। ये BHU से LLB करके आजमगढ़ में वकालत करते थे। गुलाब बाई यह नौटंकी करती है। आजमगढ़ के सांस्कृतिक जीवन में लेखक को सबसे अधिक प्रभावित किया था। लैला मजनू का मंचन सबसे अद्भुत होता था। इस नाटक में गुलाब बाई की युवती बेटी मजनू की
विस्मयकारी भूमिका निभाती थी। सोबरन कलकत्ता में चौधरी चाचा का यह छोटा बेटा था। लोहे के फैक्ट्री में काम करता था। जय हिंद। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सके। अगर कोई पात्र छूट गया तो मैसेज दें। धन्यवाद।